तमाम दोस्तों को मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। दोस्तों, आप तमाम सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने अपनी फीडबैक में हमें बहुत ज़्यादा दाद दी और हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया। और उन तमाम दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि आप जो भी सवालात हमें भेज रहे हैं, हम उन सवालात को भी अपने आने वाले प्रोग्रामों में डॉक्टर बुलंद इकबाल के सामने रखेंगे और उनसे उनकी राय उस बात पर लेंगे। मैं आज जो 5 सवालात करूँगा उसकी शुरू में इस सवाल से करूँगा। सर, बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका सवाल उतना भी बेसिक भी नहीं होगा जवाब। सर, ये सवाल ये है कि क्या जो हमारी सोसाइटी है ये एक नेचुरल सोसाइटी है या हम ह्यूमंस की एक बनाई गई एक आर्टिफिशियल सोसाइटी है? नहीं शाहजाद, आपका सवाल बहुत अहम है। ठीक है, लगता बेसिक है लेकिन इतना बेसिक भी नहीं है। आपका मेजर कंसर्न जो है वो एवोल्यूशन के हवाले से, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल पॉलिटिकल एवोल्यूशन हमारी कैसी हुई जिससे एक आर्टिफिशियल सोसाइटी डेवलप हुई। यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और पॉलिटिकल सोशल एवोल्यूशन जो है उसके दरमियान हम एक थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर ही लें तो अच्छा है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का जो कॉन्सेप्ट था, जो डार्विन साहब के पास से आया था, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की जब उन्होंने बात की थी, तो उसमें क्या एक ड्रिफ्ट आया और किस तरह से एक शक्ल हमारी मसनूई शक्ल बनती चली गई। अच्छा, इन दोनों सिलेक्शंस में जो इंसानों का हुआ वो बुनियादी अंसर तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, उसमें बुनियादी अंसर तो म्यूटेशन का ही है कि इंसानों में म्यूटेशन हुई, उनमें एक जेनेटिक ड्रिफ्ट आया, उनमें एक जेनेटिक फ्लो आया और एक स्पीशीज डेवलप होती चली गई और ये स्पीशीज होमो सेपियंस कहलाई। अब इस बात को आप थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो कॉमन जैसे कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल डॉग है, डॉग से कंपेयर करके देख लीजिए कि डॉग जो है वो बेसिकली क्या है। वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वुल्फ है, वो भेड़िया है। अब ये कि वो सदियों साल के अमल के बाद से वो तब्दील हुआ और उससे म्यूटेशन हुई और फ्लो ड्रिफ्ट आया, फ्लो आया और वो एक इंसानों का पसंदीदा जानवर बन गया। वरना भेड़िए या वुल्फ को कोई घर में तो नहीं पालता है। तो इंसानों की जो पॉलिटिकल सोशल एवोल्यूशन हुई है उसको आप किसी हद तक भेड़िए से और डॉग से कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी तल्ख हकीकतें ऐसी हैं जो आपस में कंपेरेबल हैं। तो मिसाल तो बनती है, मगर इंसानों में और जानवरों में जो फ़र्क है वो एक लेवल का है। मसलन उनके यहाँ जो एवोल्यूशनरी चेंज आया है, जो तब्दीली का अमल आया है, वो बेसिक इंस्टिंक्ट में आया, उसकी ड्राइव में आया। क्यों कि वो इंसान या होमो सेपियंस जो है वो मुख्तलिफ एनिमल थे। होमो सेपियंस का जो टेम्पोरल सेरेब्रल रिलेशन है वो मुख्तलिफ है, वो अपर लेवल का है, वो हाईली डेवलप्ड है। अब उसके लिए आपको किताब याद आ गई होगी, वो युहाल हरारी की किताब थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था तकरीबन 3.5 मिलियन साल पहले का, कि 3.5 मिलियन साल पहले किस तरह से एक ओल्ड स्टोन स्टेज थी और उसके बाद एक आइस स्टेज आई और पूरा टेम्परेचर चेंज हुआ और वेदर के चेंज होने की वजह से समंदरों की जो जो लेवल था वो बदला और माइग्रेशन शुरू हुई और एनिमल्स, बड़े एनिमल्स ख़त्म हुए और छोटे एनिमल्स जो थे वो इधर उधर मोबिलाइज हुए। और उसमें जो जो एप्स की स्पीशीज़ थी, खुसूसन होमो निंदरता जिसको हम कहते हैं, या होमो इरेक्टस कहते हैं, या होमो रेविडोफिनेसिस कहते हैं, ये 7-8 स्पीशीज़ थी जो सारी दुनिया में जब मुख्तलिफ जज़ायर में फैल गई और उनकी जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो उसमें होमो सेपियंस डेवलप हुआ। यानी ये वो एनिमल है जिसको जिसको हम इंसान कहते हैं। तो होमो सेपियंस जो है वो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए से डेवलप हुआ, लेकिन अपनी नीड्स के लिहाज से फिर उसमें एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम उसे कह सकते हैं, उस प्रोसेस में चला गया। लेकिन उस प्रोसेस के दौरान उनमें एक म्यूटेशन हुई, एक जेनेटिक फ्लो आया और एक ड्रिफ्ट आया। तो इस पूरी स्टेज को अगर हम एक तरफ देखें, जिस तरह से पूरा एक इर्तिकाई प्रोसेस चला है जिसमें स्टोन एज से हम निकल कर आते हैं और आइस के दौर के बाद से हम जिस तरह से मिडिल स्टोन स्टेज में या लेट स्टोन स्टेज में आते हैं, यानी ये बात शुरू तो 3.5 मिलियन दौर से होती है, पहले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, लेकिन तकरीबन 10,000 साल पहले जो है वो मिडिल स्टोन स्टेज में मिलता है हमें, और तकरीबन 3 से 8,000 साल पहले हमें ओल्ड स्टोन स्टेज नज़र आता है। यानी कि हम पत्थर के स्टेज से निकल कर हम आ जाते हैं आयरन में और फिर कॉपर या जो ब्रॉन्ज स्टेज में आ जाते हैं। तो 2,500 से 3,000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले एक
स्टेज हमें नज़र आती है जिसमें एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी नज़र आती है, एक ऐसी सोसाइटी नज़र आती है जिसमें हम सिंपल सोसाइटी से निकलकर कंपाउंड सोसाइटी में एंटर हो गए हैं, हम एग्रीकल्चर सोसाइटी में आ गए हैं, हम एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में आ गए हैं जिसमें लॉ भी है, जिसमें वॉरफेयर भी है, जिसमें रिलीजन भी आ रहा है, जिसमें ऑर्गेनाइज रिलीजन आ रहा है, तो जिसमें चीज़ें जो है वो डेवलप होती चली जा रही हैं। अच्छा, और कॉग्निटिव चेंज भी आता जा रहा है, यानी कॉग्निटिव चेंज इस तरह से आता चला जा रहा है कि जैसे जैसे हम हंटिंग के दौर से निकल कर एग्रीकल्चर दौर में आ रहे हैं, तो अ, हम एक अनसिविलाइज्ड दौर से निकलकर, हम एक सेवेजरी के दौर से निकलकर, हम बार्बनिज्म के दौर से होते हुए हम एक सिविलाइज्ड दौर में आ जाते हैं। यानी इस किस्म की बात हमें कई एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से मिलती है, जैसे वो हेनरी मॉर्गन हैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने बात कही थी, या फिर ऑगस्ट कॉमिटी एक हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि किस तरह से हम थियोलॉजिकल दौर से निकलकर मेटाफिजिकल दौर से निकलते हुए एक पॉजिटिव वे डायरेक्शन में आ जाते हैं। यानी इस तरह से कर लीजिए कि उसको प्री लिटरेट फेज से निकलकर लिटरेरी स्ट्रक्चर में आते हैं या प्रोटो साइंस के दौर में आते हैं, फिर वहाँ से होते हुए हम रिफ्लेक्टिव थॉट्स के दौर में आते हैं या क्रिटिकल थॉट्स के, यानी कॉग्निटिव चेंज में बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें क्रिटिकल थॉट्स जो ग्रीस का हमें मिलता है, वो फिर हम एक मॉडर्न साइंस के दौर में आते हैं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। मगर इस सारे चेंज की वजह क्या? इस सारे चेंज की वजह ये है क्योंकि जो इंसान है उसके अंदर जो जो चेंज आ रहा है, वो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रहा है, वो और एनिमल से मुख्तलिफ है। इसलिए कि ये जो होमो सेपियंस हैं, इनमें तख़य्युल करने की, इनमें तसव्वुर करने की, इनमें ख्वाब देखने की सलाहियत है, इनमें तख्लीक करने की सलाहियत है, इनमें कॉर्पोरेट करने की सलाहियत है, इनमें एक कहते हैं ना यूनिफिकेशन कैपेबिलिटी है, ये एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये सोशल स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो एक सिंपल सोसाइटी से कंपाउंड सोसाइटी में ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये एंटर होते चले गए। सोसाइटी की कई एक कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती चली गई, यानी हंटिंग दौर से निकलकर गैदरिंग दौर में आते हुए या इंडस्ट्रियल दौर से होते हुए टेक्नोलॉजिकल दौर तक आते हुए हम इस पूरे प्रोसेस से गुजरते चले गए, क्योंकि हमारा जो टेम्पोरल सेरेब्रल लिंक था वो और एनिमल से मुख्तलिफ था। और यूं एक पूरी की पूरी हमें एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन फिनोमेना नज़र आता है। इस दौरान ऑफ कोर्स ये दोनों फिनोमेनन हमें साथ साथ नज़र आते हैं कि ये एक नेचुरल सिलेक्शन से एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन का फिनोमेना चला। वजह उसकी ये थी क्योंकि सोसाइटी में चेंज आ रहा था, ज़रूरतों से चीज़ें आगे बढ़ती चली गई थी। अच्छा, हर चीज़ आपको मुख्तलिफ स्टेजेस में नज़र भी आती है। फॉर एग्जांपल, जो आपको मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स मिलते हैं या थियोलॉजियंस या थियोलॉजिकल फ़िलासफ़र्स मिलते हैं या पैगंबरान मिलते हैं, वो आपको एग्रीकल्चर दौर के मिलते हैं। वो एग्रीकल्चर दौर का सारा का सारा कॉग्निटिव प्रोसेस मिलता है, वो चरवाहों का दौर है, वो सारा का सारा जो इवन उनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट भी है, यानी जन्नत दोज़ख का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसी दौर का कॉन्सेप्ट है। उस दौर का कोई आपको रॉकेट या हवाई जहाज़ नहीं मिलता है। वो आपको वही कॉन्सेप्ट मिलता है, वही एक नेचुरल लाइफ मिलती है जो एग्रीकल्चर दौर की है, वही आपको जन्नत में भी नज़र आती है। तो ये सारा प्रोसेस फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द नीड, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंज, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग। और वो चेंज की वजह से जो हुआ उसमें जाहिर बात है कि वो बायोलॉजिकल सर्वाइवल से या सर्वाइवल ऑफ फिटस से सोशल सर्वाइवल तक बात चली गई, या सोशल पॉलिटिकल जो फिटस थे वो रह गए और जो कमज़ोर थे वो चले गए। तो इसके पीछे हमको नज़र आता है कि एक पूरी की पूरी एक अडॉप्टेबिलिटी जो आई, वो बड़ी एग्रेसिव अंदाज में भी आई, वो एक बहुत ही वायलेंट अंदाज में भी आई, वो आपस के जंगों की वजह से भी हुई, वो कबाइल की लड़ाइयों की वजह से भी, और एक म्यूटेशन की चेंज भी आता चला गया, यानी कि एक बाई कहते हैं ना, बाई हुक एंड बाई क्रुक एक चेंज आया, एक पावर की वजह से। तो एक आर्टिफिशियल सोसाइटी भी डेवलप होती चली गई एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर, और इंसानों के अंदर एक म्यूटेशन, एक ड्रिफ्ट और एक फ्लो भी आता चला गया होमोसेपियंस के अंदर। इस तरह से एक सोसाइटी बिल्ट हुई जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल सोसाइटी हुई, फ्रॉम नेचुरल टू आर्टिफिशियल सोसाइटी। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो होमोसेपियंस जो एक फ्लो में आ रहा था वो तो लूज कर गया, वो जिसको आप इंसान कहते हैं वो इंसान तो लूज कर गया, लेकिन उसके टूल्स रह गए। क्या टूल्स रह गए? यानी वही जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जो ड्रिफ्ट कहते हैं, ये फ्लो कहते हैं, वो रह गए। एग्रीकल्चर स्टेज से होते हुए पेस्टोरल स्टेज से, आयरन से, कॉपर से, इंडस्ट्रियल से, टेक्नोलॉजिकल से, कंप्यूटर स्टेज तक आते आते हमारा टेम्पोरोसेरेब्रल लिंक जो है, जिस तरह से म्यूटेशन उसमें होती चली गई, जिस तरह से एक फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स का, वो कमोबेश हमें एक जैसा नज़र आता है सारी दुनिया में। मगर हर कौम के अंदर, हर जगह आपको एक मुख्तलिफ कल्चर, एक मुख्तलिफ पॉलिटिकल, मुख्तलिफ इकनॉमिकल, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल फ्लो नज़र आता है, और उसके अंदर
मुख्तलिफ लेवल के ऊपर एक आपको कॉग्निशन का स्टेज भी नज़र आता है। यानी बहुत से लोग जो हैं या बहुत सी कौमें जो हैं वो एक एग्रीकल्चर कॉग्निटिव स्टेज के ऊपर नज़र आएँगे। ये ठीक है कि उनकी शक्ल, उनका रख-रखाव आपको अपने जैसा ही फिज़ियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल नज़र आएगा, लेकिन उनका उनका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो एक मखसूस लेवल के ऊपर आपको रुका हुआ भी मिलेगा, मुख्तलिफ थिंकिंग प्रोसेस के लिहाज से। इस तमाम प्रोसेस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे एक क्रूएलिटी भी है। इसके पीछे कई एक कई एक तरह के प्रोसेसेस हैं जिनको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि कैसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं उन्होंने यूज़ किया उस पूरे स्ट्रक्चर को एक मखसूस डायरेक्शन में होमो सेपियंस को लेके चले गए। इसको समझने के लिए जो है हमें कई एक थ्योरीज को जानना पड़ेगा। उनमें एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ हेजेमनी, उसको समझना चाहिए क्योंकि थ्योरी ऑफ हेजेमनी जो है वो हमें समझाती है कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन से आर्टिफिशियल सिलेक्शन की तरफ कॉग्निटिव फ्लो जाता है, किस तरह से एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर डोमिनेटिंग पावर किसी नेशन को लेकर जाती है, किस तरह से सिर्फ जेनेटिक टूल को हम समझ सकते हैं और किस डायरेक्शन में हम किसी कौम को धकेल सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ हेजेमनी जो है वो बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं, ना सिर्फ एंशिएंट दौर से लेके अब तक, ना सिर्फ यूरोपियन सोसाइटीज़ को, बल्कि पाकिस्तान की सोसाइटी में क्या हुआ, इसको भी सब हम इसके बैकग्राउंड से समझ सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे समझना चाहिए। आपने बात की हेजोमनी के बारे में, तो आप हेजोमनी के बारे में बताइए और ये बताइए कि इसने पाकिस्तानी सोसाइटी के तामीर और तखरीब दोनों में क्या किरदार अदा किया है। शहजादी एक बहुत अहम मौजू है हेजेमनी। इस टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं क्योंकि हकीकत यही है कि ये जो हेजेमनी है ये प्रोसेस सदियों से इंसानी एवोल्यूशन का, जिसको आप आर्टिफिशियल एवोल्यूशन कह रहे हैं, आर्टिफिशियल सोसाइटी जो डेवलप हुई है वो उसकी रगों में बह रहा है। और मेरा ख्याल है कि इसका जो एक बेहतर उन्वान जो डेवलप किया है वो एक मार्क्सिस्ट फिलोसफर थे, जर्नलिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और लिंग्विस्टिस्ट थे, एंटोनियो ग्रैम्ची। उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उनसे मंसूबा है थ्योरी ऑफ हेजेमनी। 1891 में पैदा हुए और बड़ी छोटी उम्र थी, बदनसीब आदमी रहे। 1937 में उनकी डेथ हो गई थी, 47 साल उनकी उम्र थी। और 46-47 साल। और हुआ ये कि आखिरी 20 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो मार्क्सिस्ट थे और वो इनके ख़िलाफ़ थे, अपने मुसलिनी के फैशिज़्म के ख़िलाफ़ थे। तो उन पर इल्ज़ामात लगा के उन्हें बंद किया गया और जज का एक बड़ा मशहूर रिमार्क था कि इस दिमाग को 20 साल के लिए जेल के पीछे फेंक दो। वजह उसकी ये है कि इस दिमाग को क्यों फंक्शनिंग के लिए रोक दो, क्योंकि वो जो थ्योरी दे रहा है उससे समझ में आ रहा है कि किस तरह से एक डोमिनेटिंग पावर जो है किस तरह से किसी सोसाइटी को कंट्रोल करती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अच्छा, ये जेल में रहे उस 11 साल में, उसके बाद बीमार हो गए और मर गए क्योंकि 11 साल इटालियन प्रिजन में थे वो। 30 नोटबुक्स बरामद हुई जिसमें तकरीबन 3000 पेजेस हिस्ट्री के थे और वो जो नोटबुक थी वो प्रिजन नोटबुक बाद में कहलाई और वो 20वीं सदी की जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं उसमें उनका एक हाईली ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन समझा जाता है कि किस तरह से स्टेटस को डेवलप किया जाता है और क्या कॉमन सेंस वो यूज़ करते हैं और किस तरह से एक सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। तो ये बात समझने की इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका वो जो दौर है, देखिए 14 टू 18 1914 टू 1918 के दरमियान वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी थी। 1917 में रशियन इनकलाब आ गया था। 1939 से 1945 के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी और उसके बाद फिर से चाइना का इनकलाब आया। लेकिन इनके दौर में भी इनकी नज़र इस बात पे थी कि क्या वजह है कि एक कम्युनिज्म का जो एक स्टेट डेवलप हुई है इकोनॉमिकल, वो इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाई, क्यों डोमिनेटिंग पावर्स ने इसको इस तरह से यूटिलाइज किया कि उसको डेवलप नहीं होने दिया। तो वो कहते हैं, उनकी जो हेजेमनी की थ्योरी है वो ये है कि किसी भी जो रियासत है, कोई भी जो स्टेट है, उसकी जो बुनियाद है वो इकॉनमी पर है और वो उस इकॉनमी के ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसको वो कहते हैं कि डोमिनेटिंग पावर इस पूरे स्ट्रक्चर को दो में डिवाइड कर देती है। उसको रूल करने के लिए, उसको पावर को लेने के लिए, उसकी इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए, उस पर राजपाट करने के लिए किस तरह से डिवाइड करती है? वो डिवाइड किस तरह से करती है कि एक सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, एक सिविल सोसाइटी होती है। सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर उनके सामने फौज है, अदालतें हैं, असेंबलीज हैं, पुलिस है, वगैरह वगैरह। दूसरे हिस्से में जो सिविल सोसाइटी है उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मसाजिद हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। ये पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर है, एक सिविल सोसाइटी स्ट्रक्चर है। इन दोनों को गवर्न करना है। अब गवर्न को इस तरह से करना है कि डोमिनेटिंग पावर जो है वो ताकत भी इस्तेमाल करना चाहती है और रजामंदी भी चाहती है।
चाहती है कि अवाम खुद ही दे दे तो अच्छा है, तो अवाम कंसेंट दे दे, अवाम रजामंदी दे दे। किस तरह से दे कि वो अपने जो उनके टारगेटेड इकोनॉमिकल प्लान्स हैं, जो उनके टारगेटेड जो भी उनके प्लान्स हैं, उसको वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मीडिया और मसाजिद और मंदिर और चर्च वगैरह वगैरह जहाँ जहाँ आम सिविल सोसाइटी पाई जाती है उसमें स्प्रेड करते हैं, और उसको इस मखसूस डायरेक्शन में इस तरह से स्प्रेड करते हैं कि आवाम खुद ही कन्वेंस हो जाती है, उन्हीं के कल्चर, उन्हीं के पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और मुगल कैसे कहती है, आ बैल मुझे मार। उसके बाद वो किस तरह से बैल मारता है, वो फिर सोशो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पुलिस है, फौज है, अदालतें हैं, असेंबलीज हैं, उसके अंदर लॉ का हिस्सा बनाकर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और यूं आप खुशी खुशी मुगल कैसे डोमिनेटिंग पावर के लिए अपनी अपने पर राज करने का बखौल कैसे चांस देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इस बात को अवामी इंटेलेक्चुअल, जैसे कि वो खुद भी थे, इस बात को अच्छी तरह से सारी तरकीब को, सारी तदबीर को समझते हैं और वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जो दूसरे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिसको आप कहते हैं जो जो इन तमाम सिविल सोसाइटी, वो इस बात के अंदर उस तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बायस होते हैं या वो उस स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। तो वो ऑर्गेनिक एक इंटेलेक्चुअल की भी उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस पूरी की पूरी हेजिमनी स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं। तो एंटोनियो ग्रैम्ची की ये जो थ्योरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए कि इससे अपने शहजाद, इसलिए कि इससे समझ में आता है कि जब तक कि ये जो हेजिमनी है ये नहीं टूटेगी, उस वक्त तक डोमिनेटिंग पावर का रूल नहीं टूटेगा, और उस वक्त तक सोसाइटी आर्टिफिशियल ही बिल्ट होती रहेगी, वही डेवलप होगी जो डोमिनेटिंग पावर चाहेगी। अच्छा, अभी आपने बात की थी इसी सवाल में कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में हेजिमनी का सिलसिला कहाँ नज़र आता है। देखिए सर, पाकिस्तान में हेजिमनी आपको फ्रॉम द बिगिनिंग नज़र आएगी। देखिए, पाकिस्तान बनने से कबल जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे वो क्या थे, वो डोमिनेटिंग पावर ही तो थे। उन्होंने सदियों से एक हम आहंग कल्चर था, मैं कहूँगा उसको, एक ऐसा कल्चर था जो हिंदू और मुसलमानों का कल्चर था, जिसमें 400-500 साल तक ये एक दूसरे के साथ रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवाम के अंदर एक सिविल सोसाइटी के अंदर जाकर एक मुखालिफ दुश्मनी का एक पूरा उन्वान बना दिया और एक सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूटिलाइज किया। ऐसे ऐसे क्राइजमेटिक पॉलिटिशियंस यूज़ किए जिन्होंने उनके मुतालिक जो उन्होंने थ्योरीज दी थी, जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी दी थी, या जो उन्होंने दो कौमी नज़रिया दिया था, उसको डेवलप किया और उसके लिहाज से उन्होंने एक मुस्लिम सोसाइटी, एक इस्लामिक कल्चर और इस किस्म की चीज़ों को सिविल सोसाइटी में फैला दिया। आप उस ज़माने के आप ओरिजिनल जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे कि उबैदुल्ला सिंधी साहब थे, या अबुल कलाम आज़ाद थे, या सैयद हुसैन अहमद मदनी थे, या मौलाना मौदूदी थे, मैं कहूँगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने तो हमेशा इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी गड़बड़ चल रही है, दे नो एवरीथिंग। मगर अवामुन्नास को उस डायरेक्शन में डाल दिया गया और नतीजा क्या हुआ, तकसीम हुआ हिंदुस्तान, और उसके बाद जो कुछ भी देखिए। अच्छा, फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी आप देख लीजिए किस तरह से डोमिनेटिंग पावर ने कंट्रोल किया, किस तरह से पाकिस्तान बनने से पहले जो एक फौज मौजूद थी उसको यूटिलाइज किया गया, किस तरह से एक इस्टेब्लिशमेंट डेवलप हुई। आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको पाकिस्तान पूरा का पूरा एक आर्टिफिशियल कल्चर के लिहाज से एक मखसूस डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आता है। किस तरह से कभी ज़ियाउल हक का मुस्लिम पाकिस्तान बन जाता है, तो कभी मुशर्रफ साहब का रोशन ख्याल पाकिस्तान बन जाता है, तो कभी भुट्टो साहब का सोशलिस्ट पाकिस्तान बन जाता है, तो कभी नवाज शरीफ का मक्की पाकिस्तान बन जाता है, तो कभी इमरान खान का मदनी पाकिस्तान बन जाता है, तो कभी चीन हमारा दोस्त बन जाता है, तो कभी अमेरिका जो है वो दुश्मन बन जाता है, तो कभी अमेरिका हमारा यार बन जाता है, तो कभी रूस के खिलाफ जहाद के बगैर जन्नत का तस्वुर नहीं मिलता है, और तो कभी और कभी रूस के बगैर हमारी इक़्तिसादियात बखौल कैसे आगे बढ़ती नहीं है। तो इन सब चीज़ों में एक सिविल सोसाइटी यूटिलाइज होती रहती है। सिविल सोसाइटी में मसाजिद इस्तेमाल होती हैं, स्कूल यूटिलाइज होता है, कॉलेज यूटिलाइज होता है, निसाब, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, उसके थ्रू अवाम में अपना मखसूस डायरेक्शन का हर 4-5 साल 10 साल के बाद थ्रू द डोमिनेटिंग पावर वो एक स्ट्रक्चर जो है वो सियासी नारे बनकर, छोटी मूवीज़ बनकर, टीवी ड्रामे बनकर, टेक्स्ट बुक के मैसेजेस बनकर, किताबों के मज़ामीन बनकर, मीडिया के ऊपर डिस्कशन बनकर, डायलॉग बनकर अवामों के अंदर अवामों के जहनों में उंडेला जाता है और एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट डेवलप किया जाता है। वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम अवाम को सिविल सोसाइटी से निकाल कर उन जलसे जुलूसों में, उन पार्लिमानी निज़ाम में ले जाया जाता है। हम रौनक बनते हैं, उनको वोट देते हैं, एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, डोमिनेटिंग पावर को कहते हैं आइए साहब, आइए हम पर हुकूमत फरमाइए, जैसा आप कह रहे थे हम वही चाह रहे थे। तो अब आप इसके बाद समझ लीजिए कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान पहुंचा है
वो एक तामीर शुदा पाकिस्तान है या वो एक टूटा हुआ तकरीब शुदा या बिखरा हुआ पाकिस्तान है। तो हेजिमनी की थ्योरी से आपको समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान उस हेजिमनी के नतीजे में किस तरफ आया। तो उस एग्रीमेंट को ब्रेक करना जरूरी, उस डोमिनेटिंग पावर का जो सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर और सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर जो कंट्रोल है और जो नया जो इन्वायरमेंट डेवलप कर उसके ऊपर शुबह करना जरूरी है, उसके ऊपर डाउट करना जरूरी है कि कहाँ पर डैमेज आ रहा है। उस डैमेज को जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं, वो जो फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं तो नुकसान उठा लेते हैं। तो सोसाइटी जिस शक्ल में है वो आपके साथ है। मजहबी सोसाइटी को मद्देनजर रखिए और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करें, तो आपको क्या लगता है कि मजहबी सोसाइटी, क्या पाकिस्तान एक मजहबी सोसाइटी है ट्रूली सेंस में? शहजाद, पाकिस्तानी सोसाइटी वाकई में एक मजहबी सोसाइटी है या नहीं, देखें मेरा ख्याल है कि हमें इस बहस में पड़े बगैर कि मज़हब की जो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ है उसका इंसान की नफ्सियात से क्या ताल्लुक़ है, या उसकी जो सोशल और पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है उसने सोसाइटी को इधर डैमेज दिया है या वाकई कोई बेनिफिट दिया है। हमें चाहिए कि हम 2,500-3,000 साल पीछे चले जाएं और ये सोचें कि जिस वक्त ये मज़हब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आया था, यानी एग्रीकल्चर दौर की बात है, उस ज़माने में इसके मकासद क्या थे। फिर देखिए, इससे क़तई नज़र कि उससे हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन उसके मकासद क्या थे। उसके मकासद यही थे, नंबर वन, कि ज़िंदगी को एक पर्पस या एक मीनिंग दिया जाए, एक 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 मायने डेवलप किए जाएं ज़िंदगी के, या फिर रीइंफोर्स किया जाए एक सोशल यूनिटी को या स्टेबिलिटी को, या फिर एक प्रोमोट किया जाए एक तरह का साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल वेलबींग को, एक 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 सेटअप डेवलप किया जाए, एक सोशल कंट्रोल डेवलप किया जाए बिहेवियर के ऊपर, लोगों को मोटिवेट किया जाए सोशल चेंज के लिए, पॉजिटिव सोशल चेंज के लिए। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड मज़हब के मकासद थे। अब ये एक्सपेक्टेशन थी कि पूरी हो। इंटेलेक्चुअल लेवल के सॉरी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किसी इंसान का मजहबी होना या नहीं होना, आई डाउट कि इसके ऊपर जजमेंट करनी भी चाहिए। ये बहुत ही सेल्फ एनालिसिस का प्रोसेस होता है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के मेयारात मुख्तलिफ होते हैं। हर इंसान के मेयार मुख्तलिफ हैं, अपने ज़मीर के, अपने कॉन्शियस के, अपने कंसाइस मुख्तलिफ मेयारात हैं। हम उसको जज नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल मसला है। इसमें अच्छा, अगर कलेक्टिव अंदाज में देखा जाए कि बहुत सारे लोग हैं जो मजहबी हैं, तो उसमें बायस बहुत है, उसमें उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिसके आप मीडियन या मोड डेवलप करें और एक स्टेटिस्टिक्स डेवलप करें और साइंटिफिक अंदाज में बात करेंगे साहब इतने कलेक्टिव लोग हैं, ये सब के सब लोग मजहबी हैं तो ये सोसाइटी मजहबी है। तो मेजरिंग टूल्स जो है ना बड़े वेरिएबल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप किसी भी सोसाइटी के बारे में ये बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि वो सोसाइटी मजहबी है या गैर मजहबी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोई इंसान मजहबी है या गैर मजहबी है, मगर इसमें भी दो बातें हो जाती हैं। एक तो ये कि साहब किसी बारे में हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये कोई चीज़ जो है वो मजहबी है तो उसका मतलब देखिए, या तो कोई भी शख्स या इंडिविजुअल या औरत या मर्द वो कल्चरली रिलीजियस होता है या फिर स्पिरिचुअल रिलीजियस होता है। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कल्चर रिलीजियस का मतलब क्या है? कल्चर रिलीजियस का मतलब ये है कि उसने वो कल्चर अडॉप्ट कर लिया जो जिस मज़हब में वो पैदा हुआ है। क्यों अडॉप्ट किया? इसलिए कि वो सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, या फिर वो अपने ग्रुप में इन रहना चाहता है, या फिर एक सोशल लेवल ऑफ कन्वीनियंस हासिल करना चाहता है, या फिर वो सतही तौर पर कह सकते हैं कि उसकी जो एक सेल्फ ईगो है उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है? तो इस तरह से एक कल्चर, और वो उसने अपने पूरे उस सेक्ट का, जिस सेक्ट से मुताल्लिक़ है वो, या जिस डिवीज़न से मज़हब के से मुताल्लिक़ है वो, उसने उस कल्चर को ओढ़ना बचोना, उसके रसूम व रिवाज को अडॉप्ट कर लिया। तो इसको मैं कहता हूँ ये कल्चरली रिलीजियस लोग। अच्छा, एक और होते हैं जो स्पिरिचुअल रिलीजियस होते हैं। वो स्पिरिचुअल रिलीजियस जो होते हैं उनको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक रूहानी तसव्वुर जो है मज़हब का दिया गया, जो भी एक एक सोल के बारे में जो आइडियोलॉजी दी गई है उसको वो हकीकी समझकर उस कैफियत में सरशाद रहना चाहते हैं। ये एक स्पिरिचुअल मजहबी। अब जाहिर बात है कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जो एथिकल वैल्यूज़ दी गई हैं, उसको वो फॉलो करते हैं और उस सिस्टम में रहना चाहते हैं और उसको उस कैफियत से उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो वो एक एथिकल सॉरी वो एक स्पिरिचुअल रिलीजियस लोग। अब इन दोनों बातों को अगर हम किसी हद तक अपने जहन में रखें और अपने सब कॉन्शियस से
अब आप पाकिस्तान के जो 20-25 करोड़ लोग हैं, उनके अवाम का तज्ज़िया वाक़ई करना ही चाहते हैं, तो एक जनरल तज्ज़िया करके देख लीजिए कि वो किस तरह से वो अपने कल्चरल रिलीजन को फ़ॉलो कर रहे हैं या स्पिरिचुअल रिलीजन को फ़ॉलो कर रहे हैं या उसकी एथिकल वैल्यूज़ के पीछे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि उसमें जो भी जो सेक्ट है, जो डिवीज़न है, वो उसके रूल्स को फ़ॉलो करते हैं और एक कुछ मज़हब की जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं और उस स्ट्रक्चर में रहते हैं। अब ये कहना कि कोई भी कौम मज़हबी होती है नहीं होती है, उसको हम एनालाइज़ कर सकते हैं। भई नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रहते हैं, बहुत लोग मज़हबी हैं, बहुत, लेकिन कल्चरली मज़हबी हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं वो। अब ये कहें अगर आपके नहीं साहब ये मज़हब है जिसने उनको एथिकली अच्छा इंसान बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। या अगर आप सिर्फ ये कहें कि नहीं साहब लीगल सिस्टम ही है जिसकी वजह से वो अच्छे एथिकल इंसान बने हुए, मेरा ख्याल है ये भी गलत है, क्योंकि वो इंसान है, इंसान यूजुअली एक अच्छा एनिमल होता है, तो वो एक अच्छा एनिमल है। वो किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में आपको मिल जाएंगे कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, उससे उनके मज़हब का कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, अगर आप एक जनरल आइडिया डेवलप करना चाहते हैं किसी सोसाइटी के हवाले से, फॉर एग्जांपल चूँकि आप पाकिस्तान के हवाले से पूछ रहे हैं, तो आप ये ज़रूर देखिए कि साहब एक सोशल एनिमल के तौर पे उनका क्या रोल है सोसाइटी में। यानी रिलीजन के हवाले से अगर देखें तो नमाज़ ख़त्म नहीं हुई और अगर गाली-गलौच, मार-धाड़, छीना-झपटी, चोरी-चकारी, रिश्वतखोरी, डकैती शुरू हो गई। यानी सर पर टोपी भी है, मुँह पर स्कार्फ भी है और यू नो अंदर से एक बिल्कुल जैसे कि एक जंगली जानवर है जिसको बांधने की कोशिश की गई है टोपी की शक्ल में या स्कार्फ की शक्ल में, और उसके बावजूद अंदर का एक खुदगर्ज इंसान मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है और अपनी ज़ात के बारे में सोच रहा है, और तमाम वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर मौजूद है जो किसी भी तरह से नहीं निकल पा रही है। तो फिर आप सोच लीजिए कि आया कि वो एक मजहबी इंसान है या कल्चरली मजहबी है या वो स्पिरिचुअल मजहबी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही बड़ी एक आर्बिट्रेरी टर्मिनोलॉजी है, ये एक बड़ा ही वेग अंदाज है किसी भी हवाले से, किसी भी जजमेंट को देने के हवाले से। हाँ, इसमें कई एक सवाल और ज़रूर बनते हैं कि मज़हब और सोसाइटी की जो एवोल्यूशन हुई, कि जो इर्तिक़ा हुआ, उसमें तवाज़ुन कहाँ डिस्टर्ब हुआ? या ये सवाल ज़रूर बन सकता है एक और भी कि क्या मज़हब और एथिक्स के टूल वाक़ई एक है? या ये सवाल बन सकता है कि क्या हम मज़हब और कल्चर या सियासत को अलग भी कर सकते हैं? क्या ये सवाल बन सकता है, ये सवाल सॉरी बन सकता है कि क्या वो फ़िलॉसफ़िकल या साइकोलॉजिकल रीज़न थे जो मज़हब में इंसान की जो एक फ़ितरी बेहतरी आनी चाहिए थी, जो मज़हब नहीं ला सका? तो ये मसाइल जो हैं वो सिर्फ़ एक मज़हब इस्लाम के नहीं हैं, ये तो दुनिया भर के सारी मज़ाहिब के हैं। इस सिलसिले में कोई हतमी राय नहीं हुआ करती, मगर हम इंसान ओपिनियन रखते हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा ओपिनियन ये है कि 21वीं सदी में ज़बान, मज़हब, इकॉनमी, रसूम व रिवाज इस कदर आपस में ग्लोबलाइजेशन या यूनिवर्सलाइजेशन के नतीजे में यूनाइट होती चली जा रही हैं कि आने वाले 50-100 सालों में एक यूनिफाइंग किस्म का ह्यूमन वर्ल्ड एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके ये कोहेसिव जिसकी जो है ना ये एलिमेंट्स होंगे इस कोहेसिवनेस को कंट्रोल करने के लिए या कोहेसिवनेस को मेंटेन रखने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में अगले 150 सालों में टूट-फूट भी होगी और कुछ नई चीज़ें डेवलप भी होंगी। अब इसके पीछे सारा का सारा सोशो पॉलिटिकल एक एम्पावरमेंट है, उनके प्लान्स हैं। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई तो मुस्बत हो जाएगी तवाज़ुन और चीज़ें अच्छी तरह डेवलप हो जाएँगी। अगर टूट-फूट है जो कि आसान रास्ता है तो फिर तो मुक़द्दर है इंसानों का, वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट द लास्ट वर्ड इज़ कि हम नहीं कह सकते कि कौन सी सोसाइटी मजहबी है या गैर मजहबी है, क्योंकि मजहबी या गैर मजहबी होना खुद एक आर्बिट्रेरी टर्मिनोलॉजी है कि मजहबी क्या चीज़ है, आया कि स्पिरिचुअल मजहबी है या ये कल्चर मजहबी है, और फिर इथिकल वैल्यूज़ का मजहब से क्या ताल्लुक़ है। तो कई एक बातें हैं जो निकलती हैं इसमें से। सर, हम सोसाइटीज़ को फिर तकसीम किस तरह कर सकते हैं? यानी क्या पाकिस्तान एक मजहबी सोसाइटी है, या अगर हम कहीं जहाँ पर आप रहते हैं कनाडा में, मतलब क्या वो एक मगरबी सोसाइटी है, या हम कह सकते हैं हम मशरकी हैं वो मगरबी है, या अगर हम कहें कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, सऊदी अरब एक फाशिस्ट सोसाइटी या फाशिस्ट लोग हैं उधर, तो क्या अगर हम इस तरह इसको डिवाइड करेंगे सोसाइटी को, तो क्या ये इसी तरह वाकई इसी तरह ये सोसाइटी इस तरह डिवाइड हो सकते हैं? शहजाद, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि
क्या हम एक मशरक़ी सोसाइटी हैं, या ये जो नॉर्थ अमेरिका एक मगरबी सोसाइटी है, या यूरोप एक सेकुलर सोसाइटी है, सऊदी अरब एक फैसिस्ट सोसाइटी है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। वाकई अगर सच्चाई से देखा जाए तो क्या सोसाइटी में इस तरह की तकसीम मुमकिन है? ये बड़ा निसाबी सी मामला लगता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये दौर कल्चर इम्पीरियलिज्म का है। ये दौर इकोनॉमिकल इम्पीरियलिज्म का है। इससे पहले पॉलिटिकल इम्पीरियलिस्ट हुकूमतें होती थी जो ताकत से राज करती थी दूसरे मुल्कों के ऊपर। आज दुनिया बदल गई है। देखिए, जहाँ तक जब हम ये बात करते हैं कि कोई मुल्क मशरक़ी मुल्क है या मगरबी, या कोई मजहबी है या गैर मजहबी है, तो ये जोग्राफिकल तकसीम नहीं है, ये कल्चर तकसीम है। इसकी कोई पर्टिकुलर बॉर्डर नहीं होती है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई स्टेट अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है, या जैसे सऊदी अरब जो है वो एक फैसिस्ट स्टेट है, तो या यूरोप जो है एक सेकुलर स्टेट है, तो ये जो सेकुलरिज्म है ये आइन का हिस्सा है। या हिंदुस्तान में एक पार्लियामानी निज़ाम है, तो उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उन्हें पूरा करने ही पड़ेंगे, यानी उसकी खिलाफ वर्जी की गुंजाइश कम है या नहीं निकलती है। और अगर होगी भी तो वो बाई लॉज नहीं होगी, वो अदर वे अराउंड होगी। आज का दौर पहले के मुकाबले में ज़्यादा ग्लोबलाइज हो चुका है। इस ग्लोबलाइजेशन में स्पेशली फ्रॉम 20th सेंचुरीज ऑनवर्ड जो ट्रेड है, जो कल्चर एक्सचेंज है, जो पॉलिटिकल इंटरेक्शन है, वो बहुत मैस स्केल पे फैल चुकी है और उसने दुनिया को समेट दिया। तो उसके नतीजे में टेक्नोलॉजी हो या ट्रेड हो या कल्चर हो या फाइनेंस हो, वो सब, अगर सच्ची बात तो ये है कि अगर डोमिनेटिंग देखा जाए तो उसमें सुपरमेसी इस वक्त वेस्ट की है। ये अलग बात कि इस वक्त चाइना और इंडिया जो है वो एक पावर बनकर सामने आ रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस हमको साउथ कोरिया में और जापान में नज़र आ रहा है। तो वो उस तरह के चैलेंजेस का सामना है। मगर जो डोमिनेटिंग पावर है, यानी अगर वेस्टर्न दुनिया इस वक्त अगर कंट्रोलिंग सिचुएशन में है, तो वो भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कंट्रोल कर रही है। यानी वर्ल्ड बैंक है, या जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यही सब है जो जो सारे इकोनॉमिकल कंट्रोल को करती हैं। ये तमाम के तमाम मालियाती इदारे हैं जो बड़ी ताकतें जिनके थ्रू दुनिया को कंट्रोल करती हैं। और ऑफ कोर्स उसके अंदर जो मेजर रोल प्ले करता है उसके बाद, वो कल्चर इम्पीरियलिज्म का है। यानी कल्चर इम्पीरियलिज्म का मतलब यह है कि चूंकि ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में या इंटरनलाइजेशन के नतीजे में जो डिस्टिंक्शन है, जो बैरियर्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, मुख्तलिफ कल्चर्स के दरमियान, वो ब्लर्ड हो चुके हैं, वो वीक हो चुके हैं। अब जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ दुनिया को इकोनॉमिकल वे की वजह से कंट्रोल कर रही हैं, तो वो कल्चर इम्पीरियलिज्म को उसी लिहाज से फैला रही हैं। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड है, या कोका कोला है, या केंटकी फ्राइड चिकन है, वो आपको दुनिया के तमाम हिस्सों में नज़र आ जाएगा। या जो भी वेस्टर्न वेंडर्स हैं, जो भी फाइनेंस के या टेक्नोलॉजी के या स्कॉलरशिप, जो भी बिज़नेस की एक्सपर्टाइज़ हैं, या आर्किटेक्चर है, या इंजीनियरिंग्स हैं, वो उसके उसके बैकग्राउंड में जो आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिविजुअलिज्म का, कंसेप्शंस का, सेल्फ फुलफिलमेंट का, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट स्प्रेड होता हुआ आपको नज़र आएगा, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको एक शक्ल बनती नज़र आएगी। तो मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि ग्लोबलाइजेशन या इंटरनलाइजेशन के नतीजे में एक कल्चर इम्पीरियलिज्म का स्ट्रक्चर आपको ऑन द पैरेलल नज़र आता है इकोनॉमिकल इम्पीरियलिज्म के नतीजे में। इकोनॉमिकल इम्पीरियलिज्म एंड कल्चर इम्पीरियलिज्म है जिसके ज़रिए से वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अदर पावर्स, लाइक अगर साउथ एशिया के अंदर हिंदुस्तान एक बड़ी पावर बनता हुआ नज़र आ रहा है, या चाइना बड़ी पावर नज़र आ रहा है, तो वो भी यही करेंगे। अब ये अलग बात कि उनका जो इम्पीरियलिज्म का ताल्लुक, कल्चर इम्पीरियलिज्म का ताल्लुक है, वो किस हद तक डिफ्यूज़ कर पाएगा, किस हद तक पेनिट्रेट कर पाएगा, कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है। फिर उसमें कई एक और भी बातें हैं, मतलब लिंग्विस्टिक पेनिट्रेशन की क्या गुंजाइश है। फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये कहें कि साहब अमेरिकन सोप ओपरा जो है वो आपको नज़र आ रहा है, क्या लैटिन अमेरिकन सोप ओपरा भी नज़र आएगा, या लैंग्वेज बैरियर आएगा? या फिर साउथ कोरियन अगर कोई कोई चीज़ है, जैसे के पॉप या जापानीज़ एनिमीज, या इस किस्म की कोई भी प्रोडक्ट है जो ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बन रही है, तो क्या वो अपना कल्चर इम्प्लीमेंटेशन या कल्चर डिफ्यूजन कर पाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के साथ संस्कृत लैंग्वेज है, चाइना के साथ वो टिपिकल चाइनीज़ लैंग्वेज है, क्या उसकी वो डेप्थ बन पाएगी? क्या उनके लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में वो डेप्थ है? क्या वो
ये सब सवालात फिर आते हैं सामने, इसलिए कि सिर्फ इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म का दौर नहीं है, ये कल्चर डिफ्यूजन का दौर है। तो उन तमाम चीज़ों को भी ज़हन में रखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यही है कि इस तमाम डिफ्यूजन में ऑफ कोर्स सारे चीज़ों के रोल प्ले जो हो रहे हैं वो यकीनन मतलब इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं, आप समझते हैं, मैं भी जानता हूँ कि साहब टूरिज़्म है, इमिग्रेशन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये कल्चर डिफ्यूजन का सबब बनते हैं। तो वो तो खैर बनेंगे ही, मगर किस हद तक फैल पाएंगे, किस हद तक इम्पीरियलिस्ट क़ुव्वतें बन पाएंगी, कल्चर जो है वो एक सवालिया निशान है। लेकिन वेस्टर्न कौमों को लिंग्विस्टिक बेनिफिट भी मिला है अंग्रेज़ी की ज़बान की वजह से, और मामलात की वजह से भी। तो सोसाइटी को इस तरह से डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ कि साहब एक सोसाइटी जो है वो फैसिस्ट सोसाइटी है, तो इन रियल सेंस वैसी फैसिस्ट सोसाइटी अब वैसी रही नहीं जैसे कि एक ज़माने में हुआ करती थी, क्योंकि उनको डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के साथ इंटरकनेक्ट होना ही पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन में। या अगर कोई सोसाइटी जो है वो मजहबी सोसाइटी है, तो उसको अल्टीमेटली गैर मजहबी सोसाइटीज़ के साथ गेट अलॉन्ग होना ही पड़ेगा। तो वो प्योर सेंस में मजहबी सोसाइटी नहीं रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको आप निसाबी तौर पर तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एक इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर या इसको आप ग्लोबलाइजेशन के अंदर लाकर ये कह सकते हैं कि ये एक कल्चरली इम्पीरियलिस्ट सोसाइटी का दौर है और इसी लिहाज से डिवाइडेड है। सर, अगर हम इन सच्चाइयों को जान लेते हैं तो फिर हमारा जो रिएक्शन है बीइंग अ सोशल एनिमल वो किस तरह होगा? क्या मतलब इससे तो लगता है कि हम एक जानिब हैं सोसाइटी में बसे हुए और सोसाइटी दूसरी जानिब है, इसके बीच तवाज़ुन किस तरह कायम होगा? शहजाद, ये बड़ी अहम बात है कि हम एक आर्टिफिशियल सोसाइटी में रहते हैं और हम नेचुरल इंसान हैं, तो आखिर ये तवाज़ुन कैसे क़ायम हो, हम इस नई दुनिया में कैसे रहें? शहजाद, कुछ बातें हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐसी कल्चर दुनिया में सवार हैं जिसके समझिए 4 पहिए हैं। एक टेक्नोलॉजी है, दूसरी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तीसरी पॉलिटिकल और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट फ़िक्र है मैं कहूँगा, और चौथी ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी एटॉमिक और न्यूक्लियर जो इन्वेजन है या फिर ये जो हमारे तसव्वुरात हैं जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये है वो जो व्हील्स हैं, जिस गाड़ी में हम सवार हैं वो असल में एक हमारी नेचुरल लाइफ है या एक कल्चर दुनिया है। और हम चाहते हैं कि एक तवाज़ुन कायम रहे, एक रफ्तार मेंटेन रहे, एक ज़िंदगी में एक तवाज़ुन रहे। तो और प्रॉब्लम क्या है कि इन चारों जो रफ्तार वाले पहिए हैं उनका आपस में कहीं न कहीं लिंक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बराह रास्त कैपिटल इकॉनमी और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन से जुड़ी हुई है, या जो पॉलिटिकल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो डोमिनेटिंग जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी यूटिलाइजिंग टूल्स हैं, और वो उनके लेवल ऑफ कन्वीनियंस के लिहाज से हमारे कल्चर में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो हम जो हैं वो किसी लिहाज से एक तवाज़ुन चाहते हैं ताकि ज़िंदगी में लेकिन हकीकत नज़र में भी रहे, क्योंकि ये है वो हकीकतें जिनको हमें फेस करना है या हमारी आने वाली नस्लों को फेस करना है। तो सच्ची बात तो ये है कि हमें प्रोज एंड कॉन्स जानने चाहिए इन तमाम चीज़ों के। फॉर एग्जांपल और होता भी यही है कि जो डोमिनेटिंग पावर्स होती हैं जो एक चाहती हैं कि सिस्टम एक मखसूस डायरेक्शन में चले या हमारी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी से चले, क्योंकि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमारी मर्ज़ी की नहीं है। वो ज़िंदगी हम समझते ज़रूर है कि हमारी है, लेकिन वो होती किसी और की है। वो उन डोमिनेटिंग पावर्स की है जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं हमारे टूल्स को और हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो हमें प्रोज एंड कॉन्स का अंदाज़ा होना चाहिए। जो व्हील्स हैं उस कल्चर कार्ट के, उनके हमें प्रोज एंड कॉन्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कहने को प्रोज तो हमें पता है, कोई भी कहेगा कि साहब ये बड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर दे रही है, ये डिसेबिलिटीज़ को दूर कर रही है, ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रही है, ये हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट लेकर आ रही है टेक्नोलॉजी, ये हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर रही है, ये हमारी इंफॉर्मेशन को बढ़ा रही है। लेकिन कोई आपको कॉन्स इसके बताए, इसके नुकसानात यानी प्रोस तो पता है, कॉन्स क्या है? ये लोनलीनेस बढ़ा रही है, ये ह्यूमन वर्कर्स की वैल्यूज़ कम कर रही है, ये कॉम्पिटेंसी बढ़ा रही है, ये
नेचुरल रिसोर्सेज की जो रिसोर्सेज हैं उसको डिप्लेट कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी डेवलप कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी कैपिटलिस्ट सिस्टम जो एक कैपिटलिज्म है उसके प्रोस तो बताते हैं सब कि कैपिटलिज्म जो है वो इनोवेशन को बढ़ा रहा है, कैपिटलिज्म एक ऐसी सोसाइटी डेवलप कर रहा है जो 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 आपको दूसरी सोसाइटी से अवेयरनेस भी देता है और दूसरी सोसाइटीज़ में पेनिट्रेट करने का भी चांस देता है और आपको इक्वालिटी भी प्रमोट करता है और कैपिटलिज्म जो है वो फ्रीडम प्रमोट करता है और कैपिटलिज्म जो है वो सेल्फ रेगुलेशन प्रमोट करता है। इस तरह की बहुत सारी बातें कि अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि किस तरह से गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व हों, लेकिन कोई आपको उसके नुकसानात बताता है कि कैपिटलिज्म के नुकसानात क्या हैं। इससे एक मोनोपोली डेवलप हो रही है, उससे वेल्थ की इनहेरिटेंस डेवलप होती है, उससे वेल्थ की इनइक्वालिटी डेवलप होती है, उससे सोशल डिवीजन डेवलप होती है, उससे मार्जिनलाइजेशन डेवलप होती है, उससे उससे बहुत सारी सोशल बेनिफिट्स इग्नोर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स पता चलते हैं कि सब ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा एक्सेस है इसका गुड और सर्विसेज के लिहाज से। ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉवर्टी को दूर कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्प्रेड कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वो कंपटीशन को इंक्रीज कर रहा है, वो कल्चर डाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहा है, वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पैदा कर रहा है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहा है। तो तमाम प्रोज एंड कॉन्स हमें अपनी कॉर्ट के जो व्हील्स हैं उनके बारे में पता होने चाहिए ताकि हम उसके दरमियान से एक बैलेंस एरिया को रिफाइन कर सकें, डिफाइन कर सकें और अपने लिए चूज कर सकें। हमें डोमिनेटिंग पावर्स को जो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी तरफ नज़र रखनी चाहिए सख्ती से और जानना चाहिए कि वो हमें किस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, हमारी कल्चर कॉर्ट को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी स्ट्रक्चर को। हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? वी शुड बी लाइक बिहेव लाइक अ ह्यूमन, कंप्लीटली एक्सप्लोर आवर पोटेंशियल, टेक प्राइड इन आवर लाइफ। हमें हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें अपनी पूरी ईगो के साथ इन तमाम बातों को समझकर अपना डिसीजन सामने रखना चाहिए और अपने चूज करके लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये आपका रोल होना चाहिए बीइंग अ पर्सन, और आपका रोल होना चाहिए बीइंग अ ह्यूमन, और आपका रोल होना चाहिए बीइंग अ सोशल एनिमल कि आप सोसाइटी को डैमेज ना करें। आप सोसाइटी में अपने तमाम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बैलेंस वे के साथ ज़िंदगी गुजारें और गुड मेमोरीज अपने पीछे छोड़ दें। दैट्स इट। कि आपका कंट्रीब्यूशन ये था लाइफ के लिए जो आपने किया। जब आप पलट के देखें तो आपको कोई गिल्ट ना हो कि आपने सोसाइटी को डैमेज किया या आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो को डैमेज किया और आपने किसी और के प्लान्स के लिहाज से ज़िंदगी गुजारी, किसी और ने आपको मैनिपुलेट किया। क्योंकि लाइफ इज़ योर्स, वो बिल्कुल वैसे ही एक चांस आपको मिला है जैसे दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े रिफॉर्मर को या किसी बड़े से बड़े, मैं कहूँगा, पैगंबर को या किसी बड़े से बड़े लीडर को या किसी बड़े से बड़े पॉलिटिकल और किसी भी शख्स को मिला है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी मिला है। तो यू हैव टू लिव विद योर प्राइड, यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस। तो मेरा ये तस्वुर हयात है और मैं समझता हूँ कि इस पर रहना चाहिए और अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यही तवाज़ुन की लाइफ है और इसको मेंटेन रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, और आपने बड़ी तफसील से तमाम जो 5 सवाल थे उस पर बात की। अनकरीब मज़ीद 5 सवाल के साथ हम हाजिर होंगे प्रोग्राम मेरे 5 सवाल डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।